मुझे लगता है मैं अब लाइव हो गया हूँ संभवतः। सभी रंग साथियों को नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है। मैं एन.के. पंत, मैं थिएटर करता रहा हूँ और देव भाई का थैंक्स। देव भाई बहुत ही एक प्यारे रंगकर्मी हैं जो हिंदुस्तान में हिंदी रंगकर्म के लिए बहुत ही शिद्दत से जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने साथ में बहुत सारे मंचनों में, बहुत सारे शहरों में हम लोगों ने जा करके भी कुछ नाटकों के प्रदर्शन किए जो बहुत ही बहुचर्चित नाटक भी हैं। उस तरह से देव भाई हमारे एक साथी हैं और दिल्ली थिएटर से ही हम लोग एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे से। और आज देव फौजदार एक मुंबई में थिएटर के एक जज्बे का नाम देव फौजदार है। मैं टेक्निकल कारणों से यहाँ कुछ व्यवधान हुआ जिसकी वजह से लाइव आने में थोड़ा सा देर हुई। वो पहले हम देव भाई को हमारे साथ में ही रहना था, वो पता नहीं क्या टेक्निकल चीज़ें हुई और टेक्निकल चीज़ों में हम लोग थोड़ा, मैं तो ख़ास तौर से बहुत अनाड़ी सा हूँ तो ये थोड़ी विलंब के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं थिएटर की अपनी एक यात्रा पर हम बात कर लेते हैं, फिर हम अगर कोई किसी के कोई प्रश्न हो या मुझसे कुछ बात करना चाहें या कोई सुझाव देना चाहें तो मैं बिल्कुल उनका आमंत्रण है। और मैं चाहूँगा कि ज़रूर बातचीत हो तो वो ज़्यादा सुलभ होती है और अच्छे से हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, एक दूसरे की बातचीत को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्रश्नोत्तरी को। मैं अपने बारे में शुरुआत कर देता हूं, किस तरह से इलाहाबाद एक छोटा शहर लेकिन साहित्य और संस्कृति का एक बहुत बड़ा शहर मुझे लगता है। ऐसे हिंदुस्तान में कुछ शहर हैं जो इस तरह की रंग समृद्धि लिए हुए हैं। उसमें एक इलाहाबाद है, उसमें बनारस है, उसमें उज्जैन है, उसमें भोपाल है और उसमें दिल्ली और मुंबई है, उसमें पटना है। ऐसे कुछ शहर थे जहाँ से बड़े बड़े साहित्यकारों ने, बड़े बड़े रंगकर्मियों ने अपना योगदान दिया, अपनी एक प्रतिभा को दुनिया के सामने लेकर के आए। उसी तरह से मुझे भी एक सौभाग्य मिला कि मैं इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ और मैं उसी साहित्य और उस साहित्य संस्कृति की सौंधी मिट्टी की गंध में ही मैं खेला, पला, बढ़ा। जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, स्कूलिंग, छुटपन की जो स्कूलिंग होती है, बेसिक स्कूल्स होते हैं, तब मेरा कोई फोकस था नहीं कि कहाँ जाना है, जैसा कि मुझे लगता है लगभग लोगों का होता होगा कि उस समय कुछ पता नहीं होता कौन सी दिशा तय करनी है या कौन सी दिशा ठीक होगी, आपके लिए उपयुक्त होगी। ऐसा मेरे साथ भी था और मैं धीरे धीरे अपने पढ़ाई के प्रोसेस में था और फिर जब हाई स्कूल किया, फिर इंटरमीडिएट किया और फिर ग्रेजुएशन किया। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद मेरा एक मैकेनिकल लाइन में, घर वालों ने कहा कि मैकेनिकल लाइन में जाओ क्योंकि नौकरियां उसी में आजकल मिल सकती है। तो ये मुझे लगता है उस समय भी बेरोजगारी का उतना ही एक संकट था जो आज भी देखने को मिलता है। बल्कि उस समय रंगमंच या इस तरह की कलात्मक गतिविधियों में कोई रोजगार नहीं था।
या रोजगार की कोई सोचता भी नहीं था। अगर इस लाइन में कोई गया तो कहते थे कि वो बर्बाद हो गया। इसने अपना जीवन जो है वो आ, संकटों में रहने के लिए ये विधा चुन ली है, और अब ये बिल्कुल ज़िंदगी भर ये ऐसे ही संकटों में ही रहेगा। इसके पास पैसे नहीं होंगे, इसके पास संसाधन नहीं होंगे, और ये साहित्य और संस्कृति को ओढ़ के खाली जीता रहेगा। और ऐसा सब लगभग मुझे लगता है परिवारों में होता है जिनका कोई साहित्य संस्कृति से नाता नहीं होता, जिनके पेरेंट्स का या परिवार में कोई भी नहीं होता है अगर कला की विधा से, तो उनके साथ ये संकट होता है, जो मेरे साथ भी रहा। जब मैंने मैकेनिकल किया फिर ग्रेजुएशन भी करता रहा, और उसी समय मुझे एक मित्र थे मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि हम एक नाटक कर रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ घर पर ही जो खेल खेल में रामलीला और इस तरह की चीज़ करता रहा हूँ, जो दोस्त लोग मिलके अगल बगल के आसपास के लोग करते थे। तो उसके साथ फिर उस दोस्त ने कहा कि हम लोग एक नाटक कर रहे हैं, तो मैं उस नाटक से जुड़ा, और वहाँ एक बहुत छोटा सा रोल था। वो छोटा रोल किया, उसके बाद जब लोग आए मिलने और उन्होंने ताली बजाई और उन्होंने कहा कि अरे बहुत अच्छा किया, तो मुझे लगा एक सीन था, वो अच्छा किया और इस तरह से आके गले मिल रहे हैं या मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो वो जो उत्साहवर्धन था शायद उस तरह की चीज़ें थी जो फिर और दूसरे नाटक, फिर तीसरे नाटक, फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शायद यही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और यही करना चाहिए। पेरेंट्स का भी दबाव था कि नौकरी कर ले, कुछ कर ले, लेकिन मैं नहीं कर पाया। एक जगह मैं कंपनी में, भारत सरकार की एक कंपनी थी त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, TSL नैनी में, तो वहाँ मैं गया भी, मुझे एक जॉब भी मिली, लेकिन मैं वहाँ भी रह नहीं पाया और मैं वहाँ से भी छोड़ के चला आया, नाटक ही करता रहा। वहाँ कई लोगों के साथ मेरा संपर्क हुआ, सानिध्य हुआ, और कई गुरु मिले मुझे जो बहुत अच्छे गुरु, उनमें अजित पुष्कल जी, और ख़ास तौर से मैं अजामिल जी का नाम ज़रूर उद्धृत करूँगा। अजामिल जी एक प्रेरणा का नाम है, नए बच्चों को उत्साह देने की एक शख्सियत है। वैसे ही अजित पुष्कल जी भी हैं। अजित पुष्कल जी इलाहाबाद में ही पढ़ाते हैं, KP कॉलेज में ही वो हिंदी डिपार्टमेंट देखते रहे हैं, और अजामिल जी बहुत अच्छे पोएट हैं, बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं। तो इनका सानिध्य मिला, इनका शिष्यत्व में मैं धीरे धीरे सीख रहा था, और फिर तभी वहाँ थिएटर उनके साथ करते करते फिर लखनऊ भारतेंदु नाट्य एकेडमी में मैंने एक फॉर्म भरा, जिसमें मुझे वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। मैं वहाँ की रेपेट्री में A ग्रेड की पोस्ट पर मैं वहाँ आ गया, जिसमें मुझे सैलरी थोड़ी सी मिलने लगी। उस समय ये 93 की बात है, जब मुझे 3000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो उस 3000 रुपये की तनख्वाह लखनऊ में ठीक ठाक होती थी। तब मैं रेपेट्री में था, उस समय राजपाल यादव और संजय शुभांकर, अरुण शेखर, ब्रजेश व्यास, ये एक पीढ़ी थी जो बाद में मुंबई में अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, और अभी भी हम लोग एक मित्र की तरह बीच बीच में मिलते रहते हैं और पुरानी यादों को बार बार उसका सुख लेते हैं। 3 साल वहाँ रहने के दौरान मैंने बहुत सारे नाटक किए। BM शाह साहब के साथ प्ले किया, सुशील कुमार सिंह जी के साथ प्ले किया, और इस तरह से बहुत सारे नाटकों का मंचन हम लोगों ने कई शहरों में जा के किया। फिर वहाँ से मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर है, वहाँ की रेपेट्री के लिए मैंने भरा, और NSD की रेपेट्री के लिए भी भरा। तो NSD की रेपेट्री के ही दूसरे दिन श्री राम सेंटर की रेपेट्री का इंटरव्यू था।
तो मैं जब एनएसडी का दिया, एनएसडी दे के मैं बाहर निकला और रिज़ल्ट आ गया था, शाम को पता चल गया था। तो पता चला कि उसमें 2 ही सीट थी और वो 2 किसी को रख लिया गया था, वो एनएसडी के ही लोग थे, कुछ पास आउट्स। फिर मुझे कौशल साहब जो उस समय रेपर्टरी चीफ थे, उस समय डायरेक्टर भी अपने राम गोपाल बजाज साहब थे। तो कौशल साहब ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया था, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, लेकिन अभी हमारे पास 2 ही पोस्ट थी और वो हमें किसी एनएसडी पास आउट्स को ही रखना था, तो वो रखना पड़ा। लेकिन तुम्हें हम ज़रूर इसमें कहीं चांस देंगे आगे, तुम टच में रहना। मैंने कहा ठीक है सर, ज़रूर। फिर बजाज साहब मिले दूसरे दिन और मेरा एक श्री राम में इंटरव्यू दे के मैं आया उधर को एनएसडी की तरफ, तो मिल गए और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, तुम मिलना आकर के, तो मैं बताऊंगा। तो आई गई बात हो गई। फिर मैं भी कभी नहीं गया क्योंकि शाम को रिज़ल्ट श्री राम सेंटर रेपेट्री का निकला और मैं उसमें सेलेक्ट हो चुका था। तो मैंने श्री राम रेपेट्री ज्वाइन कर ली और 1 साल श्री राम रेपेट्री के बाद फिर मैं बाहर काम करने लगा। रेपेट्री से बाहर था और मैं कुछ लोगों के साथ काम कर रहा था। उमेश बिष्ट जी के साथ एक सीरियल कर रहा था और फिर कुछ दूरदर्शन की फिल्में कर रहा था, दूरदर्शन के कुछ प्लेस कर रहा था, उससे जुड़ गया था, कुछ वर्कशॉप्स कर रहा था। फिर 2 साल मैंने ये किया होगा। तो एक दिन फिर वो मुझे वहाँ अपने जो हैं, हाँ, तो वहाँ मुझे पन्ना जी मिल गई और पन्ना जी ने कहा कि तुमने क्यों रेपेट्री छोड़ी, तुम रेपेट्री ज्वाइन करो। और फिर उनके कहने पर उन्होंने फिर मैनेजर को बुलाया, उनसे कहा इनका तुरंत अभी एक एप्लीकेशन लो और करो। तो और फिर मैंने फिर से श्री राम रेपेट्री ज्वाइन की और फिर 2 साल में रेपेट्री में था। फिर एक दिन बज्जू भाई और ये सभी लोग हमारे नाटक देखते थे और मेरा सौभाग्य था कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे नाटकों में श्री राम की रेपेट्री में काम करने को मिला। कारंजी का प्ले था, उसमें करता था मैं, बाबूजी में था, और हबीब साहब का प्ले जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं, बीएम शाह साहब का प्ले छाया नट, और बापी बोस के साथ प्ले किया, उसी समय चित्रंजन त्रिपाठी के साथ प्ले किया। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने रेपेट्री के प्लेस किए। रंजीत कपूर साहब का जनपद किस किया। इन सब नाटकों के बहुत सारे शोज़ होते थे और श्री राम सेंटर में हाउसफुल शोज़ लगते थे। और वो एक अलग धीरे धीरे एक सीखने का एक रंग विस्तार मेरे अंदर महसूस हो रहा था कि कुछ कुछ हम रंग विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं। और तभी बजाज साहब का एक दिन वहाँ मैनेजर साहब के पास फ़ोन आया श्री राम सेंटर में। उनके पास मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था और उस समय फ़ोन भी नहीं थे, पेजर हुआ करते थे शायद। तो उन्होंने फ़ोन किया श्री राम में और कहा कि वो आपके यहाँ एक पंथ हैं, उनको बोलना कि मुझसे मिले। तो मैनेजर साहब ने मुझसे कहा कि अरे वो बजाज साहब का फ़ोन आया था और वो आपको बुला रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गया। उस समय उर्मिल कुमार थपलियाल जी एक भौरी कथा एक प्ले कर रहे थे जो पूरा नौटंकी शैली में था, म्यूज़िकल, और मैं बड़ा उत्साहित था क्योंकि बीएनए में के दौरान भी मैंने उर्मिल थपलियाल साहब के साथ कई नाटकों में उनके साथ जुड़ा रहा, उनके रंग संगीत के साथ जुड़ा रहा। तो बड़ी इच्छा थी उस प्ले में मुझे करना है और उन्होंने मुझसे कहा भी था कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल तुम्हें इसमें करना है और तुम्हें संभालना भी है बैक स्टेज। और तो मैंने कहा ज़रूर ज़रूर, और मैं लगा हुआ था। तभी जब मैं बजाज साहब से मिला तो बजाज साहब ने कहा कि वो एक पोस्ट है यहाँ पर करोगे। तो मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी, उसमें रोल पता नहीं कितना करने को मिलेगा, हालांकि वो कंपनी है रेपेट्री की तरह, टीआई, थिएटर इन एजुकेशन विंग में। तो मैंने कहा बिल्कुल कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है। मैंने कहा हाँ कर लूँगा।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो वहाँ कितने पैसे मिलते हैं, तो मैंने थोड़ा उनसे उस समय झूठ बोला, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और फिर मुझे लगा कि शायद ज़्यादा पैसे मिले, तो मैंने एनएसडी की बात थी, तो उन्होंने खट से मुझे कहा, उस समय जब मुझे 5,000-5,500 रुपये कुछ ऐसे मिलते थे श्री राम रेपेट्री में, ये 2000 की बात है। तो मैंने उनसे कहा कि वो मुझे वहाँ इतने मिलते हैं, 9,000 मिलते हैं। तो उन्होंने कहा हम 10 दे देंगे, आओगे? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कल से ज्वाइन कर लो, एक एप्लीकेशन अभी दे दो और कल से ज्वाइन कर लो, बाद में तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर और वो सब चीज़ें दे दिया जाएगा, फॉर्मेलिटीज़ जो है। मैंने कहा अच्छा। कहें उन्होंने कहा कि सीधे जाओ और जा कर के आप खटाना साहब से मिल लो और उनको एक एप्लीकेशन दे दीजिए और फिर हम बात करते हैं। मैं गया, मैंने उनको एप्लीकेशन दी और खटाना सर मुझे पहले से भी जानते थे, वो नाटक देखने आते रहते थे हमारे, वो आर्टिस्टिक हेड थे वहाँ पर और अभी भी हैं। फिर उन्होंने कहा कि अरे पंजी आप एक एप्लीकेशन तुरंत दो और कल सुबह से ज्वाइन कर लो। मैंने कहा अरे कल सुबह से कैसे, अभी वहाँ एक नाटक कर रहा हूँ, वो ख़त्म हो जाए तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अरे हमारा फेस्टिवल शुरू होने वाला है, एक नया फेस्टिवल भी कर रहे हैं हम लोग, बाल संगम, तो आपको रहना है। तो हमने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा लेकिन मुझे वहाँ रिज़ाइन देना पड़ेगा पहले। तो उन्होंने कहा कल सुबह जाके रिज़ाइन दे देना, पहले यहाँ ज्वाइन कर लो फिर जाकर रिज़ाइन दे देना। मैं आया सुबह और मैंने ज्वाइन किया और फिर मैं एक रिज़ाइन लेटर लेकर के पन्ना जी के पास गया और पन्ना जी ने कहा कि नहीं नहीं क्यों जा रहे हो, तो लोग वहाँ तो वैसे ही जॉब होती है, उसमें तो निकाल भी देते हैं कभी भी, यहाँ कौन तुम्हें निकाल रहा है। मैंने कहा हाँ लेकिन वो मेरा वो वाली पोस्ट नहीं है जिसमें निकाल देते हैं, ख़ास तौर से आर्टिस्ट वाली पोस्ट ऐसी होती है। बड़ी विडंबना है कि हर आर्टिस्ट का कुछ भी स्थायी नहीं है। ये हिंदुस्तानी रंगमंच या हिंदी रंगमंच की एक बड़ी विडंबना है। हमारी नेशनल रेपेट्रीज़ या दूसरी भी जो भी रेपेट्रीज़ हैं, कहीं भी कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है, जिसमें कोई पेंशन नहीं है, किसी तरह का कुछ बुज़ुर्ग होने के बाद कोई उनका मदद नहीं है। ये सरकारी तंत्र को कुछ सोचना चाहिए कि सांस्कृतिक कुछ एक नीति भी बननी चाहिए, और जो रंग जगत से जुड़े लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा मेडिकल कुछ ऐसे भी नीतियां बननी चाहिए जिसमें वो कम से कम कोई बीमार होने पर ऐसी स्थिति ना आए कि दूसरों से मांगना पड़े। अभी हम बहुत सारे ऐसे कलाकारों के बारे में देख रहे हैं कि उनको कितनी आर्थिक संकट है। मुंबई में मैं अपने आसपास भी देखता हूँ, बहुत संकटों में लोग होते हैं और वो उनको किराया देना या उनको खान पान के अपनी सुविधा या और दूसरी तरह की सुविधाओं की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि रेगुलर कुछ भी ऐसा स्थायी कुछ नहीं है। कुछ काम मिला फिल्म में या सीरियल में भी, तो वो एक जब तक आप नॉन नहीं होते हैं, जब तक आप एक बहुत बड़ा नाम नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको इतने पैसे भी नहीं मिलते हैं कि आप उसको जमा कर सकें और अपना एक कह सकते हैं कि संग्रह कर सकें। तो ये एक विडंबना सभी कला की विधाओं में है, खाली रंगकर्म ही नहीं है, और विधाओं में भी इससे भी ज़्यादा स्थिति है। रंगकर्म या एक आर्टिस्ट तो फिर भी जब एक फिल्मों में या उसमें काम करता है तो थोड़ा अच्छे पैसे मिलने लगते हैं, और इतने अच्छे पैसे मिलते हैं कई बार कि वो नौकरियों में नहीं मिलते हैं, वो कुछ महीनों या कुछ साल में ही आप जीवन भर जो एक छोटी नौकरी में कमाते हैं उससे ज़्यादा वो कमा सकता है। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा एक नाम कमाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका संघर्ष इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में या रंगकर्म की इंडस्ट्री में बनाने का ही एक बहुत बड़ा संघर्ष है, जिस संघर्ष के लिए हम सभी लोग पूरी ज़िंदगी जूझते रहते हैं। एक पड़ाव तक पहुंचते हैं, एक टारगेट मिलता है, तो फिर से मृग मरीचिका की तरह से दूसरा पड़ाव दिखने लगता है और वो लगता है नहीं ये तो टारगेट बहुत छोटा था, अभी तो हमें दूसरा टारगेट देखना है। वैसे ही जैसे इलाहाबाद में रहते हुए मुझे लगता था कि काश बीएनए में चला जाऊं,
और जब वहाँ चला गया तो वहाँ जाके लगने लगा नहीं नहीं, मैं अगर दिल्ली में थिएटर कर लूँ, दिल्ली के श्री राम में अगर हो जाए मेरा तो, या NSD रेपेट्री में हो जाए, फिर श्री राम रेपेट्री में भी हो गया, फिर NSD में भी हो गया, फिर उसके बाद वहाँ रहते हुए लगने लगा जो हमारे साथी लोग जब मुंबई जाने लगे तो उनका भी बहुत सारा हमें उपदेश मिलता रहा कि ये यहाँ क्या कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यहाँ पे मुंबई आओगे तो ये क्या नौकरी में फंसे हो 10,000 की और 12,000 की। तो हमें भी लगता है कि हाँ शायद ये ठीक कह रहे हैं, और वो उस उत्साह में हम लोग मुंबई भाग आते हैं। और यहाँ आने पर पता चलता है कि ये अभिनय जो है ये दुनिया का सबसे टफ आर्ट है, सबसे कठिन आर्ट है। और फिल्म मेकिंग या फिल्म बनाना या फिल्मों में काम करना और अपनी प्रतिभा को साबित करना, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है। जब ये हम महसूस करते हैं इसको तो हमें लगता है वो नया बालक या बालिकाएं जो आज इस चकाचौंध या इस पैसे को देखते हुए कि इतना सारा पैसा मिलता है, वो आ जाते हैं बिना ट्रेनिंग के, बिना किसी थिएटर के, या बिना बहुत काम किए हुए। हालांकि आज की नई पीढ़ी बहुत समर्थ है टेक्निकल रूप से, और जो आज चाहिए लोगों को उस लिहाज से बहुत समर्थ है, लेकिन अंत में करना तो अभिनय है, अंत में चाहिए तो भाव ही। तो मैं मानता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी आती है उसको मुंबई आने के लिए थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या मुंबई में भी चाहें तो ट्रेनिंग के आजकल बहुत सारे साधन हैं। अभी नाट्य किरण मंच जो इस समय खुद देव भाई खुद एक इंस्टीट्यूट की तरह है, खुद यहाँ पर बहुत सारा काम करते हैं और अपने नए जो प्रशिक्षण के लिए आए लोग हैं उनके साथ एकदम मित्रवत व्यवहार करते हैं, एक दोस्त की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। इस बात के लिए मैं देव फौजदार जी का बहुत उसको साधुवाद कहता हूँ कि वो इतनी कठिन, इतने संघर्ष खुद भी झेलते हुए अभी केवल उन्हें लगता है कि हम नए रंग साथियों को तैयार कर सकें, उनको प्रशिक्षित कर सकें, उनको अपना ज्ञान उनको दे सकें, या हम अपने से बड़ा कलाकार बना सकें। ये एक बड़े शिद्दत वाले किसी कलाकार में ये बात होती है, और वो देव फौजदार में है। और उन्होंने बहुत से ऐसे रंग साथियों को जोड़ रखा है जो सीनियर्स हैं, जो उसी मानसिकता या उसी एक रंग यज्ञ की तरह वहाँ पर हवन करने को तैयार हैं, और अपना हाथ भी जलाते रहते हैं, लेकिन वो हवन करना नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि हवन करने से हाथ जलता ही है, और लेकिन हवन करने से जब हाथ भी जलता है भले, लेकिन शुद्धि तो होती है, वातावरण में एक माहौल तो बनता है, एक प्रेरणा तो मिलती है आपके ज़रिए। तो अगर थोड़ा सा हाथ जलता है तो जलाने में कोई हर्ज नहीं है देव भाई, हम हाथ जलाने को सब तैयार हैं। और इस तरह से हम साथियों को मिलकर इस यज्ञ में आहुति देनी चाहिए और जुटना चाहिए। रवि भाई, रवि यादव जी हैं यहाँ पर, संजय शुक्ला साहब हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और भी रंग साथी हैं बहुत सारे, मनीष शंकर जी हैं, रिद्धि हैं, और नाट्य किरण मंच के बहुत सारे साथी हैं, रचना जी हैं, और मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रियंका जी को मैं नमस्कार करता हूँ, अभिषेक जी, जयेश जी, ये सभी, रुपेंद्र जी, इन सब को मैं नमस्कार करता हूँ। और अपनी इस रंग यात्रा में उनको भी साधुवाद कहता हूँ, उनको भी इस बात के लिए मैं इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी शामिल हों। इस तरह से हम एक रंग जगत में एक प्रेरणा बन सकेंगे लोगों के लिए, नई पीढ़ी के लिए हम एक संबल की तरह होंगे, पिलर की तरह होंगे। एक पिलर के ऊपर ही पूरी छत बनती है या और ऊपर मकान बनते हैं,
तो हम अगर पिलर भी बने तो कोई वो नहीं है, हम नीचे से खड़े होने को तैयार हैं साथी लोग। तो इस तरह से मैं मुंबई पहुंचा, और मुंबई पहुंचने के बाद मुझे लगा कि बहुत आसान होगा फिल्में करना और या उसमें काम करना। और यहाँ बहुत सारे हमारे रंग साथी थे जो मुंबई में काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों ने जो अभिनय के लिए आए थे उन्होंने दूसरे रास्ते भी चुने, कुछ निर्देशन में चले गए, पहले किसी को असिस्ट करते रहे, फिर वो निर्देशन में चले गए। और बहुत सारे ऐसे रंग साथी थे जो केवल अभिनय के लिए आए थे और उन्होंने बाद में कास्टिंग में अपनी जगह बनाई। बहुत से ऐसे रंग साथी थे जिन्होंने प्रोडक्शन में वो जगह बनाई। उसमें ब्रजेश व्यास बहुत अच्छे, अभी वो अभी कल ही उनका फ़ोन आया था, वो कुछ Z5 में कॉमर्शियल हेड है। सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये अपने ही साथी लोग, भले अभिनय नहीं लेकिन उसका एक उसी का पार्ट है सारा, इसी पूरी मीडियम का ही एक हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि हम उस मीडियम के किसी भी पार्ट को, जो पार्ट हम अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो दूसरे गीतकार हों। अपने रवि भाई हैं, बहुत अच्छा गीत लिखते हैं और उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत सारी फिल्मों के लिए, बहुत सारे अपने एल्बम के लिए। वो खुद प्रोड्यूसर भी हैं, खुद डायरेक्टर भी हैं, खुद एक्टर भी हैं। तो रवि भाई से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आपस में जब हम वार्ता करते हैं तो लगता है वो अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा हमें तो नहीं पता था। तो ये सीखना सिखाना हम लोगों को मिल करके करना है। मुंबई आपको बार बार, यहाँ कहा जाता है कि समंदर में जब आप जाते हैं, समंदर के चारों ओर से घिरा हुआ मुंबई है, समंदर बार बार आपको कुछ भी आप उसमें फेंकिए तो बार बार बाहर को फेंक देती है वापस, कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। वैसे ही इस मुंबई में जब आर्टिस्ट आता है तो बार बार उसको वैसे ही झटके लगते हैं, वो बार बार बाहर फेंकने की एक कोशिश करती रहती है। उससे हमें नहीं घबराना है, क्योंकि वही तो है जो हमें बार बार वो प्रेरित कर रही है कि और एक बार आओ ना, और अंदर घुस के देखो तो सही। तो बार बार हमें उस समंदर के अंदर घुसने की कोशिश करते रहना पड़ेगा, और जब हम बार बार घुसेंगे, बार बार उसमें जाएंगे, तभी वो समंदर थोड़ा और आगे तक जाने का रास्ता देती है, और वो तब बाहर आपको नहीं फेंकती। फिर ऐसा एक्सेप्ट करती है मुंबई नगरी कि आपको इतना प्यार देती है, और इतना खूबसूरत शहर है मुंबई। मुझे तो लगता है मुंबई जैसा हिंदुस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं है जो सबको अपना लेती है, और कलात्मक अभिरुचि के लोगों को तो इतना प्यार देती है। आप ये जो कहते हैं कि बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती मुंबई, ये कुछ अपवाद हो सकती है, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो अभी हम सुनते हैं। लेकिन मुझे लगता है मुंबई ने ही तो सबको, बाहर के लोगों को ही तो यहाँ पे अपनाया है। बाहर के लोग ही तो यहाँ काम कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? मुंबई का है कौन? मुंबई का कोई नहीं है। तो ये इस तरह की बातों को मैं बहुत निकट से देखता हूँ। बहुत सारे अपने रंग साथियों को जो एकदम कुछ नहीं थे, एक समय ऐसा था कि यहाँ पर बहुत संघर्ष कर रहे थे, एक ही कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 लोग रह रहे थे, एक फ्लैट रेंट में लेकर के, और वो लोगों आज उनके पास 2-2 फ्लैट्स हैं। वो निर्देशन में चले गए और निर्देशन में बहुत अच्छा काम करने लगे, और फिर काम करते 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 उन्होंने जैसे तैसे भी वो अपनी एक जगह बनाई और सीरियल किया, सीरियल में काम किया। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो मुंबई में आया है वो अभिनेता ही बने। हमें खुद को जानना होगा, खुद को समझना होगा। जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे, हम एक बहुत ही नकली संघर्ष से जूझ रहे होंगे। हम दूसरों को देखकर हम कई बार ये सोचते हैं कि वो हमारा दोस्त, अरे वो वहाँ पहुँच गया, इतना अच्छा एक्टर हो गया, वो तो मतलब एक दिन में वो 50,000 रुपये लेता है, वो 1 लाख रुपए लेता है पर डे।
और वो अगर 15 दिन भी काम करे तो 15 लाख रुपए महीने का कमा रहा, वो किसी नौकरी में नहीं मिल सकता, और ये तो हमें भी करना चाहिए। अगर इस सोच के साथ कोई अगर आना चाहता है तो ये सोच मुझे लगता है उतनी उचित नहीं होगी, क्योंकि वो उसको पता चल गया था कि वो डायरेक्शन में वो बहुत फिट है, डायरेक्शन में वो बहुत अच्छा कर सकता है, और उसने जा करके कुछ दिन असिस्ट किया किसी को सीरियल में कहीं कहीं कहीं, और करते 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 वो उसमें रम गया, और उसको उसके उस परफेक्शन के साथ उसको मज़ा आने लगा, और उसमें उसने इंटरेस्ट लिया, और वो अंत में परिपक्व हुआ और एक परिपक्व निर्देशक के रूप में स्थापित हुआ, परिपक्व कलाकार के रूप में स्थापित हुआ। आप इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें साहस देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। आज जब हम मुंबई में देखते हैं कि लोग कुछ निराशाजनक स्थितियों में जब बातें करते हैं, तो मुझे लगता है नहीं, कहीं ना कहीं वो हमारी कमी है कि हम उस नैराश्य लीला के अभिनेता बन गए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नैराश्य लीला तो वो हमारी लीला, हमारे नाटक लीला या लीला नाटक से बिल्कुल अलग है, वो हमारे इस विधा से उसको अपनाना नहीं चाहिए हमें। नैराश्य लीला हमें बहुत नीचे ले जाती है, हमें तोड़ती है, हमारे संघर्ष को रोकती है। संघर्ष तो जीवन भर करना है, किसी भी विधा में संघर्ष करना है, किसमें संघर्ष नहीं है? कौन सी ऐसी विधा है जिसमें संघर्ष नहीं है? आज संघर्ष राजनीति में जाना है तो वहाँ अलग तरह का संघर्ष है। एक पूरी पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी थी आज बहुत बड़े संघर्ष को झेल रही है। हो सकता है आने वाले समय में कभी 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, जब भी वो फिर से वापस आ सकती है। और जो आज बहुत चमकी हुई राजनीतिक पार्टी है वो हो सकता है बाद में नीचे हो या उसका पतन हो। ऐसी स्थिति, उतार चढ़ाव जीवन में किस विधा में नहीं होता है? हर विधा में होता है। और उस हर विधा में संघर्ष होता है और उस संघर्ष के साथ हमें चलना होगा। वो संघर्ष ही हमें ताकत भी देता है, साहस देता है, ऊर्जा देता है। और जिसने भी संघर्ष के साथ काम किया है वो एक बड़े हमारे पटल पर, रंग पटल पर बिल्कुल अच्छी छवि के साथ दिखाई देता है। उसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं। उसमें एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद है, जो कितने संघर्ष के बाद, जैसा कि आप लोगों ने उनकी एक आत्मकथ्य को देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उनको दिखें कि कैसे वो दिल्ली में वो चौकीदारी भी करते थे या छोटे छोटे काम करते थे। हमारे साथ उन्होंने नुक्कड़ नाटक भी किए, सिर्फ इसलिए कि कुछ पैसा मिल जाएगा, 10, 20, 25, 50 रुपये मिल जाते थे एक शो के, तो वो मिल जाएंगे। और जब वो मिल जाता था तो उस समय बहुत होता था। ये 95, 96 या इस दौर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो समय उतना ही पैसा बहुत था और उस संघर्ष में वो जूझ रहे थे और उसी संघर्ष को करते हुए ही मुंबई आए थे। कोई तो नहीं था उनका। वैसे ही और भी बहुत सारे लोगों का कोई नहीं था। पंकज त्रिपाठी भी वैसे ही उसी संघर्ष से आए हुए हैं। वो इस समय कामयाब लोग हैं, इसलिए उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। धर्मेंद्र भी कहते हैं कि जब आए तो वो पंजाब में कहीं पहलवानी किया करते थे और मुंबई आ गए और आकर के सुपरस्टार रहे। या पुराने जो भी थे उनको तो मुंबई ने अपनाया ना, उनको तो मुंबई ने अपना बेटा, अपना एक घर का सदस्य बना लिया और वो मुंबई के हो गए। कितना सारा काम किया उन्होंने और उन्होंने कितनों को प्रेरित किया, लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया हिंदुस्तान के। इस तरह से कि एक ज़मीन से भी आप उठ सकते हैं, बस संघर्ष करना होगा। जैसा मैंने कहा कि दुनिया का सबसे टफ आर्ट है ये फिल्म मेकिंग या फिल्म इंडस्ट्री। मैं मूल रूप से थिएटर से हूँ और आज भी मैं थिएटर बिल्कुल शिद्दत के साथ करता हूँ। थिएटर मेरा नहीं छूटता है। फिल्में भी करता हूँ, कुछ सीरीज़ भी, वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं हम, ऐड भी करते रहते हैं, तमाम तरह के काम करते रहते हैं जिससे हमारा खर्च निकलता रहता है और किसी भी एक नौकरी से कम नहीं होता है, हो जाता है। हमारा आजीविका सी चलती रहती है।
लेकिन संघर्ष वही होता है उस पड़ाव पर जाने का, उस बड़े मुकाम को हासिल करने का जो नवाज का है। या जो राजपाल यादव को देखिए ना, किस तरह से वो किस संघर्ष के साथ आते हैं। हम लोग वहाँ जब BNA रेपेट्री में था मैं, मुझे 3,000 रुपये तनख्वाह मिला करती थी, और तब राजपाल यादव को स्कॉलरशिप मिलती थी 400 रुपये, और उस 400 रुपये में भी वो जीवन वहाँ चलता था लखनऊ में। लेकिन उनको लगता था कि ये 3,000 रुपये इसको तनख्वाह मिलती है, वो A ग्रेड की तनख्वाह थी। और उस दौर में भी वो 400 रुपये में भी जीवन यापन कर रहे थे, और वो उनको लगता था कि ये ज़्यादा पाता है। तो कई बार हमसे कहते थे, अरे पंजी कुछ खिलाइए पिलाइए ना, चलिए नाश्ता आज आप कराएंगे, आज आप जो है पार्टी दे रहे हैं, आज आप खाना आप खिलाएंगे। तो वो कितना संघर्ष था, उसी संघर्ष से आए हुए हैं जिनके परिवार में कोई नहीं था दूर दूर तक। साहस, ऊर्जा, वो ही आपका संबल बनेगी, वो ही आपको आपकी जगह बनाएगी। तो इस रंग संवाद जो मुझे मौका दिया अपने देव भाई ने, उनको मैं साधुवाद कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। मेरे पास और कोई बहुत बड़ा अपना एक मुकाम बताने के लिए तो नहीं है। कुछ छोटी छोटी फिल्में की हैं हमने। ये था कि कैसे रंगकर्म से बॉलीवुड तक कैसे पहुँचे। तो ये एक इस तरह की एक बेसिक एक लाइन है मेरी, जिसमें संघर्ष ही संघर्ष है, और वो सबके जीवन में ऐसा ही संघर्ष होता है। तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी आएँ और यहाँ जो भी ऐसा काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ें। जो भी थोड़ा सा भी जो केवल उड़ान में रहते हैं या केवल जल्दीबाजी में हैं या एक शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, उनके लिए संदेश है कि शॉर्टकट होता कुछ नहीं है। शॉर्टकट से कभी कुछ भी नहीं मिलता है। शॉर्टकट से अगर आपने कुछ पाया भी तो वो बहुत लंबी यात्रा नहीं होती है। मैं एक कविता छोटी सी उद्धृत करूंगा। मैंने पहले भी कहीं पर जो आप इस तरह की लाइव में मैंने वो कविता उद्धृत की है, लेकिन वो कविता मुझे एक एक्टर के लिए या किसी भी संघर्षशील कुछ नए लोगों के लिए बार बार मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए है, वो हर विधा के लिए है, ख़ास तौर से आर्टिस्ट के लिए तो ज़रूर है। मैं वो कविता बोलता हूँ। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी में धंसे बिना। पुल पार करने से केवल लोहा लंगड़ पार होता है, नदी पार नहीं होती। पुल पार करने से नदी पार नहीं होती, नदी में धंसे बिना। पुल भी पार नहीं होता, नदी में धंसे बिना। तात्पर्य यह है कि हम पुल अगर पार भी कर लेते हैं तो वो किसी के मदद से जरूर कर लेते हैं, शॉर्टकट से जरूर हम पार कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमने नदी पार कर ली। नहीं, हमें नदी में जाना ही होगा, तभी तो हमें नदी को महसूस कर पाएंगे, तभी तो हम नदी की गहराई जान पाएंगे, तभी तो हम नदी के उस दलदल को महसूस करेंगे कि नदी में जो दलदल है वो कितना है, गहराई कितनी है, उसकी ठंडक कितनी है। यही संघर्ष है। इस संघर्ष से जो सीख करके आप आगे आते हैं तो आपको नदी पार करने में वो मज़ा आता है और वो मुकाम मिलता है जो पुल पार करने से नहीं होता। और पुल का पार करने के बाद आप वो स्थायी आपका वो मुकाम नहीं होता है। तो शॉर्टकट कभी आपको वो रास्ता नहीं देता है, वो मुकाम नहीं देता है। तो इस तरह से मुझे लगता है बॉलीवुड जो है सबके लिए है, कोई किसी की ना बपौती है और ना ही बॉलीवुड किसी का कभी रहा है। ये कहने को ज़रूर ये बात हो सकती है कि बॉलीवुड में इस तरह का पक्षपात या इस तरह की चीज़ होती है, वो ठीक है, वो कहीं पर हमें लगने लगता है जब हम निराश होते हैं, जब हम थोड़ा सा
आर्थिक रूप से उस संघर्ष को ज़्यादा महसूस करने लगते हैं, तो इस तरह की बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि हर जो फिल्मों में काम करते हैं या सीरियल्स में भी काम करते हैं, जब भी वो खाली हैं तो वो कविताएं पढ़ें, वो नाटक देखें जाके, और हो सके तो नाटक करें, हो सके तो कविताओं का पाठ करें। आजकल इतने अच्छे अच्छे साधन हैं, लाइव हैं, या आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, या इंस्टाग्राम है, और भी कई अभी तो नए नए और भी इस तरह के माध्यम आ रहे हैं जिसमें शामिल हो सकते हैं। वो आपको बहुत ही तो सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, बीच बीच में ये फ़ोन आ जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो आप लोग इस तमाम साहित्य के साथ ज़रूर जुड़िए। और आजकल मुंबई में छोटे छोटे बहुत सारे थिएटर हो गए हैं, अभी बंद है ये लॉकडाउन की वजह से, लेकिन बहुत जल्दी खुलेंगे, और उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ये संकट भी टल जाएगा। तो वो करिए। अभी छोटी छोटी फिल्में बनाइए, छोटी छोटी कहानियाँ लिखिए घर पर बैठ करके, या अपने साथियों के साथ शॉर्ट फिल्म्स बनाइए ना, 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स बनाइए। अपनी आत्मकथा पर कुछ फिल्में बना दीजिए। और एक बात और कहूँगा मैं, ये जो लाइव सेशन आजकल चल रहे हैं ना, ये देखिए, बहुत सारे लोगों ने इसका भी विरोध किया कि ये आजकल लाइव पर लोग बड़ा ज्ञान बांटते हैं। तो मुझे लगता है लाइव जिनको लगता है ज्ञान बांट रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान उनको होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आत्मकथ्य, हर किसी की अपनी तरह की आत्मकथा होती है, और उसको सुनने से बहुत प्रेरणा मिलती है। और कई बार आप देखें तो हम चार्ली चैपलिन की भी आत्मकथा पढ़ते हैं ना, और उससे बहुत कुछ सीखते हैं, और उसको बार बार हम उस पर मंथन करते हैं और अपने साथ रिलेट करते हैं। ऐसे ही दूसरे और भी, मैं तो कहता हूँ हिटलर से भी हम प्रेरणा लें। एक हिटलर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी हमें आत्मकथा पढ़नी चाहिए। हमें एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा पढ़नी चाहिए, या आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती है, वो देख सकते हैं। या लिंकन, कैसे लिंकन बने, वो देखना चाहिए। आज के समय में आज भी हमारे जो कुछ लीडर्स हैं, जिनको मैं अभी नाम लूँगा तो वो विवादित लगेगा, लेकिन हैं जो बहुत संघर्षों के साथ आए और उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया, और किस तरह से वो उनकी आत्मकथा से हमें प्रेरणा मिलती है। वैसे ही बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, बहुत सारे। प्रेमचंद को देखिए, रेणु को देखिए, उनकी कथाएं देखिए, कैसे एक जीवन संघर्ष की बात करती है। हर कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज की पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी से मतलब जो एकदम अभी आ रहे हैं, जो मोबाइल के दौर से आए हैं, जो मतलब 2000 या 20 साल के हैं या 20 से 25 साल के हैं, वो उन्होंने मोबाइल के साथ ही जन्म लिया है। तो मैं उनसे कहूँगा कि उन्होंने वो दौर नहीं देखा जो हम लोगों ने संघर्ष का दौर देखा है। वो संघर्ष का दौर होता था, हम लाइब्रेरियों में जाकर के किताबें पढ़ते थे और वहाँ से सीखते थे। या जैसा मैंने कहा, हमारे गुरु की तरह रहे हैं साहित्यिक गुरु अजित पुष्कल जी, उनके घर में चला जाता था, उनकी लाइब्रेरियों में दिन दिन भर बैठा रहता था। ख़ास तौर से संडे के दिन तो मैं उनके यहाँ ही रोता था। उस दिन उनकी भी छुट्टी होती थी और वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मुझे एकदम शिष्य की तरह। कुछ भी, वो कोई किताब भी मैं निकाल के पढ़ सकता था, कोई किताब भी मैं ले जाके घर ले जा सकता था। जबकि किसी एक इतने बड़े साहित्यकार, जो इतने बड़े नाटककार, इतने बड़े कथाकार, इतने बड़े पोएट, जिन्होंने कई बड़े नाटककारों के जीवन पर नाटक लिखा, खास तौर से भारतेंदु के जीवन पर, भारतेंदु चरित उन्होंने लिखा, जो एक अमर नाट्य कृति है। आप केवल उस कृति को ही पढ़ लें तो आप भारतेंदु को पूरा समझ सकते हैं। भारतेंदु के बारे में मैं जल्दी से एक बात कह दूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र
हिंदी जो खड़ी बोली के जनक रहे हैं, और हिंदी नाटकों के हम उनको जनक भी कहा जा सकता है, आधुनिक हिंदी नाटकों के। क्योंकि एक ऐसा दौर था जब संघर्ष, जो स्वतंत्रता का संघर्ष था, वो उसी दौर में शुरू हो रहा था। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जन्म लिया और 1885 में उनकी देहावसान हो गया था, वो गुजर गए थे। लेकिन इस 34 साल की उम्र में, 34 साल कुछ महीने की उम्र में उन्होंने नाटक के तमाम विधाओं पर नाटक लिखा। आप केवल भारतेंदु के ही अगर कुछ नाटक पढ़ लें, उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा तो पूरी दुनिया में खेला गया, सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला नाटक था। उस नाटक को भी उन्होंने जो है वो एक तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ ही लिखा था। वो लगभग 1875 और 80 के वो बीच का दौर में, शायद मैं बहुत परफेक्ट नहीं होऊंगा इस के मामले में, शायद डेट के कि किस दौर में लिखा गया, लेकिन 75 से 80, 1875 से 1880-85 के बीच में लिखा गया वो नाटक था, जो बनारस में खेला गया पहली बार। वो नाटक बाद में मतलब वो उनका परिवार जो अंग्रेज़ों का हितैषी था, अंग्रेज़ उनके यहाँ आकर के उठते बैठते थे, राय साहब या वो आते थे तो उनके परिवार के साथ ही उठते बैठते थे, बनारस के सबसे रईस थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की खिलाफत की, उन्होंने भारत दुर्दशा जैसा एक इतना बड़ा वो लिखा, काव्य लिखा। वैसे उन्होंने कई नाटक लिखे। अच्छा, उनके नाटकों में जो है बहुत सारे तरह के नाटक लिखे जो और किसी ने नहीं लिखे। उन्होंने सोलो प्ले भी लिखा, जो भाण भी लिखा, सट्टक भी लिखा, वीथी भी लिखा, नाटिका भी लिखी, नाटक भी लिखा। इस तरह से उन्होंने कई एकांकी लिखा, सारी विधाओं पर लिखा। उनके जो 16 नाटक हैं, लगभग तो उन 16 नाटकों में अलग अलग तरह की आपको परंपराएं दिखाई देंगी। नाट्यशास्त्र पर भी उन्होंने लिखा और निबंध लिखे, और नारी संगीत पर लिखा। नारी संगीत की पत्रिका निकालते थे वो, और लोगों को कहते थे कि महिलाओं के लिए कि तुम लोग संगीत गाओ ना, गा करके करो। एक घटना मैं बताऊं कि कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र इकोनॉमिक्स की समझ रखते थे, अर्थशास्त्र की समझ रखते थे, जो मुझे अभी ये बताना चाहूँगा मैं। उनके यहाँ जमावड़ा भी वैसे ही लोगों का होता था, वो जिसको उनके घर वाले या उनकी फैमिली के लोग पसंद नहीं करते थे, जिनको वो लोग कहते थे सड़क छाप लोगों को ये जमा किए रहते हैं घर में, और खाना बनता रहता था, उनको खिलाते रहते थे, खिलाते पिलाते रहते थे, क्योंकि बहुत रईस थे। वो कहते थे कि जिस पैसे ने हमारे ख़ानदान को खा लिया, मैं उस पैसे को खा जाऊंगा, ऐसा उनकी सोच में था। और ऐसे ही वो जो उनके यहाँ नीचे चना बेचने वाले और ककड़ी बेचने वाले ये सब थे, उनके लिए उन्होंने अंधेर नगरी के तमाम जो गीत हैं वो उन्हीं के लिए, उन्हीं की शैली में लिखे। तो इस तरह से उन्होंने एक चने वाले को एक दिन बुलाया और उससे कहा कि सुनो, तुम ये चना बेचते हो, कितना कमा लेते हो? उसने कहा साहब वो कमा लेते हैं, उस समय के पैसे के हिसाब से उन्होंने कुछ कहा होगा, वो साहब 2 पैसा कमा लेता हूँ। उन्होंने कहा अरे तुम्हें बेचना नहीं आता है, इसका मैनेजमेंट समझो, आकर्षण बहुत ज़रूरी है ना, कुछ भी करो तो उसमें आकर्षण होना चाहिए, आकर्षण पैदा करो। तो उन्होंने कहा कैसे बाबूजी? तो उन्होंने एक गीत लिखा, उनको चना जोर गरम बाबू आयो, चना जो खा ले पी ले, गाते हुए उन्होंने वो गीत उनको चने पर वो गीत सुनाया और कहा कि ये तुम गा के बेचो। तो उसने गा कर बेचना शुरू किया, तो वो जो 2 पैसे कमाता था वो 5-6 पैसे कमाने लगा, क्योंकि जैसे ही वो गाता था लोगों को अट्रैक्शन होता था, उसके पास आते थे, अबे बड़ा गा के बेच रहा है, क्या है, कैसा है, क्या, अरे बड़ा एकदम गरम, एकदम ताज़ा, एकदम ये करके वो आकर्षण उन्होंने अभिनय के जरिए और गायकी के जरिए उन्होंने वो संदेश दिया उनको, और वो बेचने लगा और वो उसका बिजनेस बढ़ गया। इतनी सारी विधाओं पर उनकी समझ थी। ये
नाटक या रंगकर्म पूरी दुनिया की समझ पैदा कराता है। तो भारतेंदु ने इस सारी समझ को 34 साल की उम्र में लोगों में बांटा, विस्तार किया, उस रंग विस्तार को दिया। तो आप इस तरह की अगर लोगों की किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आत्मकथा ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये जो लाइव चल रहे हैं, मैं इसके समर्थन में इसलिए हूँ कि बहुत सारे लोगों के जीवन के संघर्ष और उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अभी पिछले दिनों में बहुत सारे, पीयूष मिश्रा साहब का वो सुन रहा था, जो आत्मसंघर्ष था उनका, उनकी आत्मकथा थी जब वो लाइव में बोल रहे थे। वैसे विजय कश्यप साहब का सुन रहा था, वही लोकेंद्र त्रिवेदी साहब का सुन रहा था, वही अजय कुमार का सुन रहा था, वही तमाम इस तरह के, मनोज शर्मा जी का या प्रतिमा जी का, प्रतिमा कन्नन जी का, कि कैसे वो संघर्षों से वहाँ पहुँची, विभा छिब्बर जी का, ऐसे कई बड़े लोग थे। मुकेश छाबड़ा, किस तरह से एक ज़मीन से एक बंदा आता है और वो अपने समझ से वो ये उनको मालूम है कि उनको ये ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो हमें ये करना चाहिए। ये समझ पैदा करनी पड़ेगी, ये खुद को देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा। मैं ये मानता हूँ कि जब किसी कलाकार को, मैंने पहले भी किसी उसमें बात की थी कि हमारे जब हम लोग कुछ भी सीखने की प्रक्रिया में आते हैं, तो इसमें 4 तरह के पड़ाव को हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले तो खुद सेल्फ को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ जब आप अपने आप को समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ आप जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप खाली चाहते हैं क्या उतना आप कर रहे हैं उसके लिए, या आपकी बॉडी या आपका विवेक क्या उसके लिए फिट है कि नहीं। अगर नहीं है तो किस चीज़ के लिए फिट है, उस दिशा में ही जाना चाहिए। दूसरा, आपका परिवार जो आपके आसपास है, आपकी फैमिली, आपके परिवार के माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, उनके साथ रिश्तों की जो पूरा स्वभाव है, रिश्तों की जो बातचीत है, रिश्तों के जो उतार चढ़ाव हैं, वो हम सीखते हैं। और उसके बाद फिर आता है हमारी सोसाइटी और एजुकेशन। जब हम एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन के बाद वहाँ पे जा कर के लोगों से मिलते हैं, एजुकेशन के साथियों से मिलते हैं, फिर हम वहीं से हम सोसाइटी को देखते हैं, आसपास की दुनिया को देखते हैं। यही तो सीखना होता है, यही तो ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस को ही हमें जा करके थोड़ी करना होता है, क्योंकि हम जैसे ही जा करके ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सीखना नहीं होता है। हम अपने जीवन में सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दुनिया की देख रहे होते हैं। तो हमें खुद ये आत्ममंथन करना होता है कि हम किस दिशा में जाएं। इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण मुकेश छाबड़ा है, जो अपने संघर्ष से आते हैं। एक दिल्ली थिएटर में वो आकर के शुरुआत करते हैं बचपन से, छुटपन से, और वहाँ एक वर्कशॉप करते हैं थिएटर की, वहाँ डांस की क्लास ज्वाइन करते हैं, और वहाँ से फिर वो टीआई में आकर के एक स्टूडेंट की तरह से जुड़ते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते फिर वो श्री राम सेंटर से डिप्लोमा कर लेते हैं। उसी दौरान वो ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ श्री राम में फिर वो डिप्लोमा लेते हैं 2 साल का। फिर उसके बाद फिर से टीआई में सिलेक्शन हो जाता है उनका, और वहाँ सीखते हैं। अच्छा, उस दौर में सीखते सीखते मैंने तो मुकेश छाबड़ा को इतने निकट से करते देखा उस संघर्ष को। उसका संघर्ष बहुत छोटा नहीं है उस बंदे का। उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष हमें सीखना चाहिए। यही आत्मकथा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आत्मकथा अगर हम नहीं देखेंगे लोगों का, हम लोगों की लाइव जो सेशन है ये नहीं देखेंगे तो हम नहीं सीखेंगे। लाइव सेशन का विरोध करना तो बहुत आसान है, हर किसी को किसी का भी उसको छोटा बता देना तो बहुत आसान है। एक बड़ी लकीर खींचनी होगी हमें। वो बड़ी लकीर तभी खींचेंगे जब हम करेंगे, जब हम उसमें कूदेंगे। जैसा मैंने कहा, बिना नदी में कूदे आप नदी को पार नहीं कर सकते।
पुल पार कर सकते हैं। आप सुभाष घई के यहाँ जाके, महेश भट्ट के यहाँ जाके, या करण जौहर के यहाँ जाके, या किसी बड़े सलमान से मिलकर के, या किसी बड़े भी एक फिल्म इंडस्ट्री के आदमी से मिलकर के कोई एक रोल हो सकता है कहीं मिल जाए, फिर उसके बाद तो आपको अपना करके तो दिखाना होगा ना। करके दिखाने के लिए उस संघर्ष को समझना होगा, उस भावों को समझना होगा। मैं मानता हूं कि हमें जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, साहित्य को समझते हैं, तो हमारा शब्दकोश बहुत रिच होता है, बहुत मजबूत होता है, हम समझ के लेवल पे बहुत रिच होने लगते हैं। लेकिन जब हम दुनिया को देखते हैं, जब दुनिया के भावों को देखते हैं, हम दुनिया के तमाम चरित्रों को जब समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा भावकोश मजबूत होता है, सशक्त होता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक अभिनेता के लिए बहुत ही एक मजबूत, एक कह सकते हैं कि पिलर की तरह काम करता है, जो आपको सहारा दिए रहता है, ज़िंदगी भर सहारा दिए रहता है। आपको कभी हार नहीं मिलती है, आप निराश नहीं होते हैं, आप टूटते नहीं हैं। उसके लिए हमें लगातार जूझते रहना पड़ेगा, लगातार हमें संघर्ष करते रहना पड़ेगा। मुकेश छाबड़ा, बार बार मुकेश छाबड़ा पर मैं इसलिए आ रहा हूं कि हमारे सामने वर्तमान का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। मुकेश छाबड़ा आज भी वैसे ही हैं जैसे मुझे आज से 20 साल 25 साल पहले मुकेश छाबड़ा दिखाई देते थे। जब मैं 96 में आया मुंबई, तो तभी से मैं मुकेश छाबड़ा को जानता हूँ। तब वो छोटे से स्टूडेंट की तरह वहाँ सीख रहे होते थे, कहीं डांस की क्लास करने वो जाते थे उधर, और वो टीआई के स्टूडेंट बन गए, फिर वो पढ़ रहे थे। और आज भी जब हम उन पुरानी बातों को याद करते हैं तो वो एकदम रोमांचित हो उठते हैं कि वो काश वो फिर से करने को मिले। और इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर एक खिड़कियाँ फेस्टिवल शुरू किया। और मुकेश छाबड़ा बार बार इस बात को कहते हैं कि मुझसे कहते रहते हैं कि पंजी, हम लोगों को जो है थिएटर के लिए लगातार करना है, थिएटर के लोगों को मदद करनी है। और अभी कुछ हिडन जो मैं अनाउंस नहीं कर सकता, उन्होंने भी मना किया है करने के लिए। बहुत सारे लोगों की मदद के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया और मदद की है। ये खुद उन्होंने भी मना किया कि ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। और हिडन तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों को वो मदद कर रहे हैं, लोगों को जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में या बहुत संकट में है। कई सारे लोगों को उन्होंने मदद की है बहुत सारे तरीके से। वो मैं यहाँ पर उसका खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो प्रकट में ना आए तो ठीक है, वो अंतर प्रभाव में ही रहे तो ठीक है। तो ये मुकेश छाबड़ा की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बहुत निकट से अभी मुकेश छाबड़ा को देखता रहा हूँ। इस बीच वो थिएटर के लोगों को इतना पसंद करते हैं। वो खुद कहते हैं कि अगर संघर्ष नहीं करोगे, अगर काम ही नहीं करोगे, मुंबई आकर के केवल फिल्म के लिए भागोगे तो परेशान हो जाओगे। इसलिए थिएटर मत छोड़ना, थिएटर करते रहो। हर थिएटर वाले से वो कहते हैं, चाहे वो एनएसडी करके आए हैं उनसे भी वो कहते हैं, और चाहे वो बीएनए से आए हैं उनसे भी कहते हैं, या वो जो अमेचर थिएटर ग्रुप से आए हैं उनको भी वो यही संदेश बार बार देते हैं। या श्री राम से जो आए हैं, या आजकल यूनिवर्सिटी में भी कुछ ड्रामे की पढ़ाई होती है, तो उनका मानना है कि उस पढ़ाई से बहुत कुछ नहीं होता है, वो एक डिग्री की तरह ठीक है, लेकिन उसका हमें उपयोग लगातार करते रहना चाहिए। वही एक सीखने का या चार्ज रहने का एक सही मार्ग है, सही एक रास्ता है जो हमें ऊर्जा देता है। जैसा कि मैंने कहा, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए, जिस तरह से हम कहें कि रंगमंच से जब बॉलीवुड की यात्रा होती है तो वो देखने में इतना सुहावना है, इतना, मैं बताऊं, ये एक अगर रंगकर्म या एक कला की भाषा में कहूं तो ये एक मृदंग की तरह है। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बजते हुए ढोलक की तरह। जब मृदंगम बजता है, हरे रामा हरे कृष्णा होता है, तो कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा बजा बजा के नृत्य करते हुए लगते हैं। लेकिन उस ढोल के अंदर पोल है,
बहुत कुछ खाली है। तो हम खाली ये ना समझ लें कि हम जैसा ढोल बज रहा है वैसा ही है, ऐसा नहीं है। वो जो नृत्य कर रहा है, वो जो अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा है, वो जो हाथ चला रहा है, वो है कला, वो है मृदंगम की धुन, वो है संगीत की धुन, जो उसने संघर्ष से, जो उसने गा करके, उसने सारे गामा पाधा निसा सीख करके या अपने जीवन के राग से उसको पैदा किया है और उस मुकाम को हासिल किया है। तो ये हमें सीखना होगा। इसलिए बार बार मैं इस बात को कोट करता हूं कि आत्मकथा किसी की किताब के रूप में पढ़िए, चाहे आजकल यूट्यूब में तमाम है, सब किसी भी महान व्यक्ति को, उनके संघर्ष को ज़रूर पढ़िए। मैं तो हिटलर को भी सैल्यूट करता हूं कि एक इतने संघर्ष से एक भागते हुए किसी जगह पहुंचते हैं, दूसरी कंट्री में पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद एक सिपाही की नौकरी करते हैं और तभी उस देश में एकदम बर्बादी आ जाती है, लोग टूट पड़ते हैं, उस देश को बर्बाद कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप अब जो है आप कोई भी बम और इस तरह की चीज़ नहीं बना सकते हैं, और आपको 1000 सैनिक से ज़्यादा आप रख नहीं सकते हैं सिपाही, और आप पर प्रतिबंध लगाया जाता है, आर्थिक भी और ये और वो। देश को एकदम तोड़ने की कोशिश होती है। तभी हिटलर खड़े होते हैं और ये एडोल्फ ये कहते हैं कि नहीं, मैं खड़ा होऊंगा, और वो खड़े होते हैं और खड़े होकर के फिर वो अपना धीरे धीरे दूसरे देशों में अपनी सेनाएं बनाते हैं, वहां ना बना करके अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज में अपनी सेना बनाते हैं और सेना खड़ी करते हैं। और एक समय आता है कि वो इतनी बड़ी एक ऊर्जा के साथ बाहर आते हैं और पूरी दुनिया के उन हिटलर्स को, जो एक छोटी कंट्री को दबाते हैं या जो एक आर्थिक विपन्न देशों को किस तरह से एक दबाने की कोशिश करते हैं या उनको लूटने की कोशिश करते हैं, उनके जो संसाधन हैं उनको हड़पने की कोशिश करते हैं, उनके सामने वो हिटलर खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि हिटलर की सब चीज़ बुरी ही थी, हिटलर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ये संघर्ष हमें सीखना चाहिए, और यही तो हमें ऊर्जा देता है, यही हमें ताकत देता है। इस तरह से हमें तमाम जो लोग हैं जिनकी हम आत्मकथाएं हैं, जिनकी हमें ऑटोबायोग्राफी है, वो हमें हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हम लोगों को सीखना चाहिए। ये मैं सबसे नए लोगों से कहूँगा जो रंगर्म से बॉलीवुड की ओर आना चाहते हैं या सीधे भी बॉलीवुड आना चाहते हैं। तो उस हाँ, राकेश सिंह जी कह रहे हैं पंजी विनाशकारी हिटलर को सैल्यूट, ये बात कुछ ठीक नहीं, पुनः विचार करें। मैंने पहले ही कहा, उनके उस चैम्बर में इतने लोगों को मार देना या उसका मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। मैंने कहा है कि हर किसी के जीवन में उसके संघर्ष से बहुत सारी चीज़ सीखने की होती है और बहुत सारी चीज़ उनके प्रति घृणा करने की होती है। हर किसी में अच्छी और बुरी चीज़ होती है, हम में आप में नहीं है क्या? सब में है ना। हम जब किसी का विरोध करते हैं तो विरोध करते समय हम कहीं ना कहीं स्वार्थी हो जाते हैं, अपना पक्ष देखने लगते हैं। ये भी तो एक पक्ष है। जब तक हम पक्षधर नहीं होंगे तब तक हम ये देख नहीं सकते ना। तभी मैंने कहा कि ये खुद को पहले समझना होगा कि हम कितने पक्षधर हैं। जैसे कहा भी जाती है, एक उंगली उठाई तो 4 उंगली आपकी ओर है, तो ऐसा ये। लेकिन हिटलर की जो अच्छे पक्ष थे, उनका संघर्ष था, उसको सीखने की बात की है मैंने। चार्ली चैपलिन हिटलर की ही कॉपी करते रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के पीछे भी वही सब रीजंस थे, हिटलर भी थे उसका कारण। मैं उसको बिल्कुल, हिटलर को ये नहीं कह रहा हूँ कि सैल्यूट किया जाए, लेकिन हिटलर के कुछ ऐसे संघर्ष हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। सिर्फ इसलिए मैंने ये बात रखी है। राकेश जी, मैं बिल्कुल आपके इस बात को नकार नहीं रहा हूँ, मैं उस बात को भी, आपके उस विचार को भी सैल्यूट करता हूँ, लेकिन उस संघर्ष को तो हमें देखना होगा। मैंने सिर्फ ऑटोबायोग्राफी से उनके संघर्ष या उनकी अच्छी बातों को सीखने की बात कही है। संघर्ष, ये बहुत अच्छी बात लोकेन्द्र त्रिवेदी सर ने कहा है, मैं संघर्ष के संदर्भ में उनको देखने की ज़रूरत है। मैं प्रणाम करता हूँ लोकेन्द्र त्रिवेदी सर को। तो वो नज़रिया हमें पैदा करना होगा कि हमें क्या सीखना है।
हम किसी पर उंगली तो ज़रूर उठा देते हैं, लेकिन कई बार उनसे बहुत अच्छी चीज़ हम सीख सकते हैं। और विरोध अपनी जगह है, एक प्रतिरोध अपनी जगह है। प्रतिरोध के नाटक होते हैं ना, हर नाटक में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, और हमेशा से सत्ता के प्रतिरोध में नाटक खड़ा हुआ है। बिना प्रतिरोध के ये नाट्य कर्म भी नहीं है ना, प्रतिरोध ही तो है। किसी ना किसी व्यवस्था, किसी ना किसी विचार, किसी ना किसी संदर्भ में वो विरोध होता ही होता है। तो प्रतिरोध से ही साहित्य भी जन्मा है, प्रतिरोध से ही तमाम जो विचारधारा के लोग थे, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे अपने आने वाले समय के जो उसके उनके बाद के प्रेमचंद हो, रेणु हो, कमलेश्वर हो, या अमरकांत हो, शेखर जोशी हो, निराला हो, सबके साहित्य में वो संघर्ष है, वो प्रतिरोध है समाज के प्रति। सबके उसमें प्रतिरोध रहा है, हर साहित्य में प्रतिरोध रहा है, रंगकर में प्रतिरोध रहा है। तो उस प्रतिरोध को नकारा नहीं जा सकता। बिना प्रतिरोध के कलाधर्मी भी नहीं हुआ जा सकता शायद, लेकिन उसके पीछे संघर्ष को हमें स्वीकारना होगा, उनको हमें हर किसी से सीखना होगा, हमें दुश्मनों से भी सीखना होगा। राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण से भी सीखना है तुम्हें, तो पैरों की तरफ जाओ, सर की तरफ क्यों चलेगा। ये हम किसी भी महान काव्य या महान खंड काव्य या किसी भी ग्रंथ से यही तो सीखते हैं। हमारे चारों वेदों से ही तो लेके नाट्यशास्त्र बना ना, पंचम वेद, उनकी तमाम चीज़ों को संजोया गया, एक एक चीज़ वहाँ से वो लिया गया, वहाँ से वो लिया गया, वहाँ से गीत लिया गया सामवेद से। तो ऐसे तमाम वेदों से अलग अलग चीज़ें लेकर के एक वेद बना, जिसे पंचम वेद, जिसे हमें नाट्य वेद कहा गया, जिसमें हमने इतने सारे उसके अलावा भी होगा, उन वेदों के अलावा भी और तमाम जो मूल्यों को लिया गया होगा, जीवन के मूल्यों से लिया गया होगा, तमाम पौराणिक कथाओं से लिया गया होगा, उस समय के उन घटनाओं से लिया गया होगा, जो उस समय की जो उस काल की जो भी एक संघर्ष रहा होगा, उससे लिया गया होगा। ये मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हमें रंगकर्म से बॉलीवुड पर एक बात करनी थी, तो मुझे लगा कि ये संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए, और ये सबके लिए है। लोकेन्द्र त्रिवेदी सर कह रहे हैं अंधेर नगरी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। निश्चित रूप से अंधेर नगरी का विरोध जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, जब 1857 की लड़ाई चल रही थी, उस समय ये नाटक लिखा गया, उस दौर में नाटक लिखा गया। और 1857 का संघर्ष मुझे, अगर आप भारतेंदु के जीवन को पढ़ें तो वो 1850 में जन्मे थे, 1857 में संघर्ष हुआ। 7 साल की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिख दी थी, जो कविता इतनी प्रेरक कविता थी। अभी मुझे उस कविता का वो याद नहीं है, मैं अब इतनी याद रहती भी नहीं, और हो भी नहीं सकता कि आप बहुत सारी चीज़ों को आप उद्धृत कर सकें, लेकिन कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर उस कविता के बारे में भी बात की जा सकती है, या उस तरह के रंग साहित्य की शुरुआत या उस दौर पर बात की जा सकती है, कैसे एक रंग चेतना जगी स्वतंत्रता के आंदोलन में। वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बृहद है। उस रंग परिचर्चा पर भी बहुत सारे गुणी लोगों को हमें सुनना चाहिए, और कभी ऐसा हो देव भाई से मैं या और लोगों से भी मैं ये एक चाहूँगा कि कुछ ऐसे गुणी लोगों को लेकर के आए जो हमारे रंग संघर्ष, जो एक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रंग संघर्ष से, या कविताओं का योगदान था। बहुत अच्छे अच्छे सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता, जो लोकेन्द्र सर ने तो उस पर नाटक भी किया है, जो लाल किले में और तमाम तीन मूर्ति भवन में उसके मंचन हुए हैं, जो तमाम जो कैबिनेट के लोगों ने देखा और तमाम दुनिया के लोगों तक वो पहुंचा। लोकेन्द्र त्रिवेदी जी जो खुद मुझे लगता है ऐसे गुणी लोगों को इस तरह के विचार विमर्श के लिए लाना चाहिए। देव भाई से मैं आग्रह करूंगा कि उनको भी
एक इस रंग संवाद के लिए उन्हें ज़रूर लाएं। उनका अनुभव हम लोग सुनेंगे और वो उनका जो रंग संघर्ष है वो और उनका जो गुण है वो हर बार सुनने के बाद जब भी मैं उनको सुनता हूँ उनके चरणों में बैठ के, तो वो लगता है कि अभी तो बहुत सारी चीज़ बाकी है सुनने की, बहुत सारी चीज़ उनकी अभी जानने की ज़रूरत है हमें। तो ऐसा हर किसी के अंदर है। नए बच्चों में आज जो नई पीढ़ी आ रही उससे कितना कुछ सीखते हैं। अभी कई जो अभी मैं कल ही किसी से एक बात हो रही थी ऐसे ही कि वो कैसे हम जो है वो कैमरे से वो करें। अब हमें एडिटिंग तो आती नहीं, हमें तमाम चीज़ें आती नहीं। फिर किसी ने बताया कि अरे उसको आप वो करिए ना, पॉज में रखिए, पॉज में रख के अगला सीन करिए, फिर उसको पॉज में ही रखिए, फिर अगला सीन करिए, फिर उसे पॉज में ही रखिए। अब इस तकनीकी ज्ञान से तो मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था, जबकि ये कितने 2000 के बाद जब पहला मोबाइल आया और तब से ही मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि इसके जब से कैमरे वाले मोबाइल आए या ये एंड्रॉयड आया तो वो जो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें मैंने कल सीखा वो, और सच में वो मुझे कहीं एक ऑडिशन भेजना था और ऑडिशन में कई सारे सीक्वेंसेस थे। उस सीक्वेंसेस को मैंने फिर अलग अलग शूट किया, कहीं अपनी बिल्डिंग में ही सीढ़ी से उतरते हुए, कहीं पॉज कर देते थे, फिर वो सीढ़ी से आगे आकर दरवाज़ा बेल करना है तो उसको भी फिर पॉज कर। तो वो पूरा एक ही बार में हमने जब उनको भेजा 2 मिनट का, तो उस 2 मिनट में 8-10 शॉट थे। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है, आपके पास सब है वो सिस्टम, और मैंने कर दिया। लेकिन वो सीखा किससे? एक नए बच्चे से, एक 18-20 साल के उस बच्चे से जो इस दौर में आया है, मोबाइल के दौर में आया है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम खाली सीनियर लोगों से सीखें या नए लोगों से सीखें। नई पीढ़ी के समझ देखिए, उनका संगीत की समझ देखिए, उनकी साहित्य की समझ देखिए, उनकी और तमाम तरह की समझ, उनकी वाणिज्यिक समझ है, इकोनॉमिक की समझ है, वो हमें नहीं आता। हम केवल उस संघर्ष से आकर के हमने उस साहित्य और रंग साहित्य से जुड़ करके अपने संघर्ष को देखा है। तो आज की जो इस डिजिटल इंडिया की जो नई पीढ़ी है वो उसके साथ भी हमें जुड़ना है, उनसे भी हमें सीखना है। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि हम लोग सीखना ख़त्म ना करें और लोगों को ज़रूर सुनें। ये डिजिटल इस प्लेटफॉर्म पर जो भी लाइव चल रहा है, ये हम हर कदम पर सीख रहे होते हैं और ऊर्जा मिलती है।